हेलो इग्नू स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग एजुकेशन टुडे। कल आप लोगों का BPCS 187 दैट इज मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का एग्जाम है। काफ़ी लोगों के पास ये स्किल एनहांसमेंट कोर्स की तरह है, सेक जिसे हम कहते हैं। तो आई नो मैं वीडियो लेट डाल रही हूँ, लेकिन हम लोग इस वीडियो के थ्रू एक तरह रिवीजन कर लेंगे टॉपिक्स का। और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो PYQs हैं, पुराने पेपर में बहुत बार आए हैं। तो आप लोगों का एक रिवीजन भी हो जाएगा और आप लोग समझ भी लोगे कि आंसर कैसे लिखने हैं। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछ रहा है, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड डिस्क्राइब इट्स फंक्शन। सिंपली देखो, इस क्वेश्चन में पूछा गया कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है और उसके फंक्शंस क्या है। वेरी इजी क्वेश्चंस। आप जितना भी सब हेडिंग्स मैंने लिख रखी हैं उन पे ज्यादा ध्यान देना और मेरा जो मैं बता रही हूं उसे सुनते रहना, ठीक है। देखो, HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मतलब है एम्प्लॉयज के नॉलेज, उनकी स्किल्स, उनकी एबिलिटीज और कॉम्पिटेंसीज को डेवलप करना ताकि एम्प्लॉय और ऑर्गेनाइजेशन दोनों की परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ओके, मतलब बेसिकली इनका काम होता है कि आपके कंपनी में जो भी लोग काम कर रहे हैं हम उनको और बेटर कैसे बनाएं, ठीक है। हम उन्हें और कैसे बेटर करें ताकि एम्प्लॉय को भी बेनिफिट हो और ऑर्गेनाइजेशन का भी जो है परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। ओके, HRD एम्प्लॉयज को फ्यूचर रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए प्रिपेयर करते हैं कि बाई चांस आगे जाके जब उनके प्रमोशन होंगे, वो और पोजीशंस लेंगे, तो तब वो लोग अच्छे से परफॉर्म कर पाए। ओके, हम इसका नेचर देखें अगर, तो सबसे पहले आता है डेवलपमेंट ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एम्प्लॉयज की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर फोकस करता है। इनका मेन एम होता है कि एम्प्लॉयज की कैपेबिलिटीज को इम्प्रूव करना, बेसिक, ठीक है, कि एम्प्लॉय को हम और बेटर कैसे बनाए। कोई आपकी कंपनी में काम कर रहा है तो हम उसको और कैसे बेटर करें, उसके लिए कैसे बेनिफिट करें चीजें, और कंपनी के लिए कैसे बेनिफिट करें। ओके, दूसरा होता है कंटिन्यूस एंड डायनामिक प्रोसेस। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है बिकॉज टेक्नोलॉजी और वर्क मेथड्स कॉन्टिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो एम्प्लॉयज को कॉन्टिन्यूसली लर्न और डेवलप करना पड़ता है। जैसे कि हमें पता है टेक्नोलॉजी चेंज होती रहती है, नई नई चीजें आती रहती है, तो उसी के साथ एम्प्लॉयज को अडेप्ट करना पड़ता है, उन्हें चेंज करना पड़ता है। इसलिए ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ओके, फिर आता है ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। HRD एम्प्लॉयज को ऑर्गेनाइजेशन का वैल्यूएबल एसेट मानते हैं, क्योंकि आप कंपनी में काम कर रहे हो तो उस कंपनी के लिए आप इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो इसलिए ये लोग आपकी स्किल्स, नॉलेज और मोटिवेशन, इन तीनों को इंप्रूव करने के लिए काम करते हैं। सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटी, HRD एक्टिविटीज प्रॉपरली प्लान्ड होती हैं। इसमें ट्रेनिंग आ जाती है, करियर प्लानिंग आती है, परफॉर्मेंस अप्रेजल आता है। ये सारे जो है कीवर्ड्स हैं, इनको आप याद रखोगे, ठीक है। गोल ओरिएंटेड एंड फ्यूचर ओरिएंटेड, HRD आपके ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और आपके पर्सनल गोल्स दोनों को अचीव करने में हेल्प करता है। इंप्लॉयज को फ्यूचर चैलेंजेस के लिए प्रिपेयर किया जाता है इसके थ्रू। ओके, तो ये तो थे कुछ बेसिक नेचर क्या होता है, कि किसके अराउंड ये रिवॉल्व करता है HRD। अब हम देखेंगे इसके फंक्शंस क्या होते हैं। सबसे पहला आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इंप्लॉयज को करंट और फ्यूचर जॉब्स के लिए स्किल्स और नॉलेज प्रोवाइड की जाती है। ओके, फिर आता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। एम्प्लॉय परफॉर्मेंस इवेल्युएट की जाती है ताकि हमें पता लग सके कि उन लोगों की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, क्या एरिया है जो हम और इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, फिर आता है उनके करियर के डेवलपमेंट के लिए एम्प्लॉयज को करियर प्लानिंग और ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड की जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, HRD ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और वर्क एनवायरनमेंट दोनों को इम्प्रूव करता है ताकि आप लोग टीम में मिलजुल के रह सको, लीडरशिप डेवलपमेंट हो, बाद में मैनेजमेंट चेंज हो तो कोई दिक्कत ना हो, इस सब के लिए। ओके, फिर आता है एम्प्लॉय काउंसलिंग एंड मोटिवेशन। एम्प्लॉयज को पर्सनल और प्रोफेशनल प्रॉब्लम सॉल्व करने में गाइडेंस दी जाती है HRD के थ्रू, ठीक है। इसमें बेसिकली रिवॉर्ड्स मिलते हैं, रिकॉग्निशन, मोटिवेशन मिलती है ताकि वो लोग काम करने के लिए मोटिवेटेड रहे। ओके, देखो 5 पॉइंट्स आर इनफ आपके पेपर के हिसाब से। आगे वाले पॉइंट्स आप पढ़ सकते हो बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। सक्सेशन प्लानिंग एंड टैलेंट मैनेजमेंट के लिए यूज होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इंपॉर्टेंस बेसिकली ये होता है कि इंप्लॉय की स्किल्स, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करी जाए, उनको जॉब सेटिस्फैक्शन मिले और इनोवेशन प्रमोट हो सके। ओके, कंक्लूजन में आप सारे आंसर का एक निचोड़ लिख दोगे बस। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आपसे पूछ रहा है कि एक्सप्लेन द मीनिंग, मतलब यानी कि
नेचर एंड बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। बेसिकली पूरा क्वेश्चन जो है परफॉर्मेंस अप्रेजल के आसपास रिवॉल्व करता है, ठीक है। ऑल्सो एक्सप्लेन इस मॉडर्न मेथड्स, यानी कि आज के टाइम पे क्या मेथड्स यूज होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल में। ओके सबसे पहले देखो इंट्रोडक्शन की बात आ जाती है, इसमें हम बताएंगे कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या होता है। परफॉर्मेंस अप्रेजल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसमें एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट किया जाता है, ठीक है, कि वो कैसा परफॉर्म कर रहा है, अच्छा कि बुरा। इस ऑर्गेनाइजेशन को पता लगता है कि एम्प्लॉय अपना काम कितनी इफेक्टिवली परफॉर्म कर रहा है। जैसे कि कोई एम्प्लॉय है, उसको दिन के 10 केस सॉल्व करने हैं, तो वो क्या 10 के 11 कर पा रहा है, तो वो बहुत अच्छा है, या फिर वो 10 के 8 ही कर पा रहा है, तो ये होता है, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस चेक करना। बेसिकली ये प्रमोशन, रिवॉर्ड्स, ट्रेनिंग और करियर डेवलपमेंट के लिए डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके मैंने मीनिंग आपको ऑलरेडी बता दिया है। परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब है एम्प्लॉय की जॉब परफॉर्मेंस के प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग उन्हें इवैल्यूएट करना। कि जैसे कि किसी कंपनी में आपको एक दिन के 10 केस सॉल्व करने हैं, तो ये आपका 10 केस जो है बार है ना। तो इससे पता लगता है कि क्या मतलब आपकी स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, क्या आप में फ्यूचर पोटेंशियल है, इस सबको असेस करने के लिए। ओके देखो नेचर क्या होता है इसका, वेरी इजी, ये सब हमने जो अभी पढ़ा था ना एचआरडी में वही सब है। सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक सिस्टम फॉलो होता है इसमें, ठीक है, रेगुलरली कंडक्ट होता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, गोल ओरिएंटेड है, कंपनी के गोल को फुलफिल करने के लिए। डेवलपमेंट होती है इससे आपकी, सिर्फ जज नहीं करता बट एम्प्लॉय की डेवलपमेंट और ट्रेनिंग नीड्स भी आइडेंटिफाई करता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ओके अब हम बेनिफिट्स देखें परफॉर्मेंस अप्रेजल के क्या होते हैं। एक तो एम्प्लॉय का देखो परफॉर्मेंस अच्छा होता है, उन्हें फीडबैक मिलता है कि उनकी वीकनेस क्या है, तो वो उस पर वर्क करते हैं। ट्रेनिंग नीड्स, कैसी ट्रेनिंग चाहिए एम्प्लॉय को। बाकी आपको प्रमोशन और रिवॉर्ड में हेल्प करता है। ओके एम्प्लॉय की मोटिवेशन के लिए हेल्प करता है, उनकी मोटिवेशन इंक्रीज करता है। आपके करियर डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है कि आगे जाके आपको कैसी करियर अपॉर्चुनिटीज और लेनी चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करता है, मैनेजर और एम्प्लॉय के बीच की कम्युनिकेशन को। और आपकी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपका काम है उसको और बेटर बनाता है। ओके अब हम देखते हैं कुछ मॉडर्न मेथड्स जो आज के टाइम पे परफॉर्मेंस अप्रेजल में यूज होते हैं। सबसे पहला आ जाता है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स, एमबीओ। इसे डेवलप करा था पीटर ड्रकर ने। ओके आप नाम याद करोगे, वेरी इंपॉर्टेंट। मैनेजर्स और एम्प्लॉयज मिलकर गोल सेट करते हैं और परफॉर्मेंस उन गोल्स के बेसिस पर इवैल्यूएट होता है, यानी कि पूरी कंपनी के लिए जो एक रूल्स है वो सबके लिए नहीं होंगे। मैनेजर और एम्प्लॉय आपस में बैठ के एक कंक्लूजन पे आते हैं कि अच्छा ये हमारा बार है और ये हमें अचीव करना है। ओके फिर आता है 360 डिग्री फीडबैक। इसमें फीडबैक हमें मल्टीपल सोर्सेज से लिया जाता है आपके काम के लिए। सुपरवाइजर, आपके आसपास के लोग, आपके सब ऑर्डिनेट्स, आप कस्टमर, सबसे जो है एक कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोवाइड होता है। फिर आता है असेसमेंट सेंटर मेथड। इंप्लॉइज को ग्रुप डिस्कशन, रोल प्लेस, केस स्टडीज, इन सब के थ्रू जो है इवैल्यूएट किया जाता है कि क्या उनकी सोच चल रही है। ओके फिर आता है बिहेवियरल एंकर्ड रेटिंग स्केल, बार्स जिसे हम कहते हैं। ये स्पेसिफिक जॉब बिहेवियर के बेसिस पर इवैल्यूएशन होती है, काफी ज्यादा जो है सब्जेक्टिविटी रिड्यूस करता है, इसमें ऑब्जेक्टिव आंसर होते हैं एक फॉर्म की तरह। ओके फिर आता है साइकोलॉजिकल अप्रेजल मेथड। एम्प्लॉय की फ्यूचर पोटेंशियल इवैल्यूएट की जाती है, सच एज उनकी लीडरशिप क्वालिटी क्या है, इमोशनल स्टेबिलिटी कितनी है, आपकी पर्सनैलिटी चेक होती है बेसिकली। फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग मेथड। एम्प्लॉयज की इकोनॉमिक वैल्यू और ऑर्गेनाइजेशन के लिए मेजर की जाती है कि क्या जितना हम उन्हें सैलरी दे रहे हैं वो वर्थ इट है कि नहीं, वो वाला। ओके कंक्लूजन में आपको हर चीज का कंक्लूजन लिखना है, बहुत इजी है। जो ऊपर पड़ी चीजें उनकी हेडिंग लिख दो बस। ओके इसमें कुछ इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ हेडिंग याद रखोगे तो भी हो जाएगा आसानी से। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डिस्क्राइब ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। बेसिकली अभी हमने पढ़ा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में ट्रेनिंग कैसे कैसे काम आती है, कि हम कैसे कैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे, तो ये उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन है। ठीक है देखो ट्रेनिंग ना ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्योंकि इसी से आपकी नॉलेज और बढ़ेगी, आपकी स्किल्स पे और वर्क होगा, आपकी एबिलिटीज को और शार्प करा जाएगा। तो ये क्या करता है, जो ये ट्रेनिंग है ये प्रोवाइड करता है ताकि आप अपना जो काम हो और एफिशिएंटली कर पाओ। ओके इसमें बेसिकली दो मेथड्स आ जाते हैं, एक तो ऑन द जॉब और एक ऑफ द जॉब।
अब हम एक एक करके इनके टाइप्स पढ़ेंगे। देखो, ऑन द जॉब में सबसे पहले आता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, JIT। ठीक है, ट्रेनर पहले जॉब एक्सप्लेन करता है, फिर उसे करके दिखाता है, और जो एम्प्लॉय होता है वो प्रैक्टिस करता है। तो इसमें आपको इमीडिएट फीडबैक मिलता है, मतलब साथ साथ आपका ट्रेनर बैठा है और आप काम कर रहे हो और फिर आपको बता रहे ये गलती है, ये गलती नहीं है। ओके, फिर आती है कोचिंग। सुपरवाइजर या एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो है वो ट्रेनी को गाइडेंस और सजेशन देता है, समझाता है चीजें, डेमोन्स्ट्रेट नहीं करता है इसमें। ओके, फिर आता है जॉब रोटेशन। एम्प्लॉयज को डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो मल्टीपल स्किल्स लर्न कर सके। जैसे कि मैं आपको बता दूं, काफी सारी कंपनीज है जहां पे आपको मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस सब में भेजा जाता है डिपार्टमेंट में, ताकि पता लग सके आप कौन से डिपार्टमेंट के लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो। ओके, फिर आता है अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसमें प्रैक्टिकल वर्क एक्सपीरियंस प्लस क्लासरूम लर्निंग का कॉम्बिनेशन होता है। मोस्टली जो है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल वर्क, कारपेंट्री, इस सब में ये यूज होता है। ओके, फिर आती है मेंटरिंग। एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय जो होते हैं वो मेंटर की तरह काम करते हैं, जूनियर एम्प्लॉय को गाइडेंस करते हैं और करियर सपोर्ट जो है प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब देखो इसके एडवांटेजेस और लिमिटेशंस तुम खुद भी लिख सकते हो कि क्या होंगे ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिमिटेशंस। देखो, एडवांटेजेस यही होंगे कि आप काफी चीजें सीखते हो, कॉस्ट इफेक्टिव होता है, जल्दी से सीख जाते हो और आपका कॉन्फिडेंस इंप्रूव होता है। वहीं लिमिटेशन देखे तो आपको मिस्टेक करने से डर लगता है, क्वालिटी थोड़ी खराब हो सकती है, और रेगुलर जो आपका काम हो रहा है कंपनी में वो थोड़ा डिस्टर्ब हो सकता है। ओके, अब यही हम पढ़े ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स। तो इसमें सबसे पहले आ जाता है लेक्चर मेथड। इसमें क्या होता है, ट्रेनर इंप्लॉइज को ओरल प्रेजेंटेशन के थ्रू इंफॉर्मेशन देता है, थ्योरेटिकल नॉलेज के लिए जो यूजफुल होती है। ठीक है, बेसिकली आपको एक क्लास की तरह होता है ये। ठीक है, फिर आता है कॉन्फ्रेंस एंड डिस्कशन मेथड। इंप्लॉइज डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं, आइडियाज एक्सचेंज करते हैं और इससे सीखते हैं। केस स्टडी मेथड, आपको कोई ना कोई केस दिया जाता है, हाइपोथेटिकल बिजनेस का सिचुएशन दिया जाता है कि आप उसमें कैसे वर्क करोगे। ओके, फिर आता है रोल प्लेइंग। इंप्लॉइज वर्क प्लेस सिचुएशन एक्ट करते हैं, इससे कम्युनिकेशन और आपकी लीडरशिप जो है इंप्रूव होती है। ओके, फिर आता है सिमुलेशन एंड वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। इसमें आर्टिफिशियल वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है जो एक एक्चुअल वर्क प्लेस की तरह होता है, और फिर आपको टेस्ट करा जाता है कि आप कैसे काम कर रहे हो। ओके, फिर है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन एंड ई लर्निंग। ये बेसिकली कंप्यूटर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। ओके, अब देखो इसके एडवांटेज क्या होंगे। एक तो ये डिस्ट्रैक्शन फ्री होती है, इसमें थ्योरेटिकल नॉलेज मिलती है, इसमें वर्क प्लेस के एरर कम होते हैं, और इससे इंटरैक्शन जो है आपकी इंप्रूव होती है। वहीं हम लिमिटेशन देखें तो ये एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि क्लास वगैरह प्रोवाइड करनी पड़ रही है, आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ रहा है। लर्निंग जो है इतनी जल्दी पता नहीं लगती कि लर्न करा है इंसान ने कि नहीं। ठीक है, और एम्प्लॉयज जो है वो टेम्परेरली अवे होते हैं, जो उनका काम रेगुलर होता है उससे दूर होते हैं थोड़े टाइम तक। ओके, कंक्लूजन में आप यही सब चीजें लिख दोगे जो ऊपर हेडिंग्स पड़ी उसी को। ओके, तो देखो यहाँ पे ना मैंने 3 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। PDF ये बहुत लंबा है, पर ऑलरेडी काफी लंबी वीडियो हो गई है। अगर इस वीडियो पे रिस्पॉन्स अच्छा रहता है तो मैं रात में ही सेकंड पार्ट डाल दूंगी, उसमें मैं बचे हुए सारे क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगी। बट अगर इस वीडियो पे ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट आएंगे 2, क्या आपको कमेंट करना है 2। ओके, और आप बताओगे भी कि आपका कैसा रहा, मैंने जो समझाया आपको समझ आया कि नहीं आया। आप अपना फीडबैक दो मुझे, और अगर मेरे को लगता है कि हाँ अच्छा फीडबैक है, लोग वीडियो मांग रहे हैं, तो मैं जरूर इसका पार्ट 2 भी जल्दी ही डाल दूंगी, आज रात में ही। ओके, तो चलो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम टुमारो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।